मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। एक टॉपिक पहले ही मैं समझा चुका हूं, भारत पर अरबों का आक्रमण, और यह सिलेबस का आपका दूसरा टॉपिक है, भारत पर महमूद गजनी का आक्रमण। आप लोग मेंस के लिए अब एकदम प्रिपेयर रहिए, कटअफ का खेल एकदम बंद कीजिए। प्रत्येक टॉपिक से देखें क्या क्या प्रश्न बन सकता है, पूरे 3 महीना का प्लान बनाइए। मैं यूट्यूब्स के माध्यम से जितना अधिक हो सकेगा मैं भी हेल्प करूंगा। हालांकि मेंबर्स के भी क्लासेस वहां पर चलते हैं, उनके टेस्ट कॉपी चेक करने पड़ते हैं, तो बहुत समय तो नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिर भी अवसर निकाल करके मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पर मुख्य परीक्षा के लिए मैं अपलोड कर दूं। बस समय जब भी मिलेगा मैं तुरंत अपलोड करूंगा। यहाँ जो हमारा टारगेट है, मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी कुछ अलग तरीके से करा रहा हूँ अपने मेंबर्स की और अपने सब्सक्राइबर्स जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर न सिर्फ मैं नोट्स दे रहा हूँ, उन्हें पुस्तकों को पढ़ने से मैंने मुक्त कर दिया है क्योंकि समय कम है, बल्कि संभावित प्रश्न, उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, समीक्षा, परीक्षण, सबका अर्थ भी मैं बता रहा हूँ, निष्कर्ष, भूमिका भी मैं लिख करके दे रहा हूँ, ताकि उन्हें कहीं पर भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं हो। और जितने भी संभावित प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तक भी मैं दे रहा हूं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ ले रहा हूं हर टॉपिक से, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं, और उसे रिकॉर्डिंग भी कर दिया जा रहा है ताकि बाद में भी सारे लोग सुनते रहें। देखिए, यहाँ पर सिविल सेवा में अक्सर मैंने एक प्रॉब्लम देखा है, खास करके मुख्य परीक्षा में भी मैं ज़्यादा इस प्रॉब्लम को देखता हूँ। आज हिंदी मीडियम का फिर से देख रहे हैं कि आप रिजल्ट जो है थोड़ा कम रहा है, थोड़ा क्या बहुत कम रहा है यूनियन सिविल सर्विस में, आईएएस आईपीएस वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि तरीका गलत है पढ़ाने का, और पढ़ने का भी फिर गलत तरीका हो जाता है। केवल प्रोत्साहन और सलाह से काम नहीं चलता है। इस चीज़ से शायद आप लोग भी सहमत होंगे कि खूब प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सब बोलने से क्या होगा, कैसे कर सकते हैं ये बताने वाला कोई नहीं होता है। लंबा लंबा वीडियो बना दिया जाता है, यू कैन डू, ठीक है, लेकिन जब बात आता है कैसे कर सकते हैं, कौन साथ चलेगा, तब सब पीछे हटने लगते हैं। लेकिन रेनेशा आईएएस में ऐसा नहीं है। रेनेशा आईएएस हमेशा आपका साथ, रेनेशा आईएएस का साथ हमेशा आपको मिलेगा, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक निश्चिंत रहिए, और एकदम बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और ज़्यादा मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे। सीजीएल का भी मैंने ग्रुप शुरू कर दिया है, 11th जेपीएससी का भी ग्रुप ज्वाइन कर दिया है। चूँकि यहाँ के रेनेशा आईएएस से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अनेक कैंडिडेट्स ने, प्रारंभिक आकलन तो 20 कैंडिडेट्स से अधिक थे, अब लगभग 30 कैंडिडेट्स हो गए हैं जिनके स्कोर 250 से ऊपर जा चुके हैं प्रीलिम्स में, जबकि आप देख रहे थे कि हर तरफ 210, 15, 20 में सब लटक रहे थे। लेकिन यहाँ से जुड़े हुए सभी, लगभग सभी मेंबर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसमें उनकी भी मेहनत रही होगी निश्चित रूप से, और मैं उन सभी को बधाई देता हूं। और आप लोग भी जो भी नए भी जुड़ रहे हैं, पूरी तरह से प्लेलिस्ट में पेपर 1 पेपर 2 का वीडियो पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है। एक ही काम करना है, उसे कॉपी पे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। पीटी को भी मेंस की तरह तैयारी कीजिए, फिर देखिए स्कोर कैसे भागता है। तो सिर्फ प्रोत्साहन से वर्क नहीं होता है, न ही सलाह से। सलाह तो लंबे लंबे दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि आखिर ये मूल्यांकन करें कैसे, परीक्षण करें कैसे। तो वहाँ पर भी सलाह दे करके सिर्फ लोग साइड हो जाते हैं। तो ऐसे सलाह और प्रोत्साहन से आपका भला नहीं होने वाला है, ये सबसे बचिए। रणनीति सही है, प्रारंभिक तौर पर सलाह भी सही है, लेकिन ये लंबे समय तक ये सब नहीं चल सकता है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जिनको भी चैनल से जुड़ना हो तो ज्वाइन बटन में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो आप लोग बेहतर होगा कि मुझे 9661163344 पर
मैसेज कर सकते हैं। चलिए, महमूद गजनवी से रिलेटेड कुछ सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं, जो दूसरा टॉपिक है आपके भारतीय इतिहास का। और यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि मैं देता हूँ ऑब्जेक्टिव, है ना, तो ऑब्जेक्टिव को मैंने दे दिया है, खलीफा के बारे में थोड़ा बताया है, और तुर्क और मंगोल के बारे में थोड़ा मैंने बता दिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या थे। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस था तुर्क और मंगोल में, कि तुर्क जो लगभग 100 वर्षों के खानाबदोश जीवन बिताने के बाद, इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद भी वे लूटपाट करते रहे थे, लेकिन भारत आकर इस सभ्य जाति में, सुसभ्य जाति में बदल गए और सुगठित और कुशल प्रशासक के रूप में उभरे। आप देख सकते हैं कि चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, इल्तुतमिश भी कुछ हद तक बहुत सारे प्रशासनिक सुधार एवं अन्य सुधार भारत के संदर्भ में किए गए इन सुल्तान के द्वारा। और महमूद गजनी के संदर्भ में कुछ तथ्य को आपको कर लेना है, समझ गए ना ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। गजनी के रिलेटेड 971 AD में इसका जन्म हुआ था, और हिंदू शाही और गजनी के बीच जो संघर्ष हुए उससे संबंधित कुछ फैक्ट है। जयपाल और आनंदपाल वाला जो फैक्ट है उसको क्लियर कीजिएगा, किसने आत्महत्या कर लिया था गजनी से हारने के बाद। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गजनवी के संदर्भ में यह सिर्फ हिंदू प्रदेशों को ही नहीं लूटा था, बल्कि मुस्लिम प्रदेशों में भी इसने तबाही मचाई थी, क्योंकि आक्रमणकारी का कोई भी धर्म नहीं होता। हाँ, ये अलग बात था जब वो भारत आता था तो जिहाद या इस्लाम के नाम पर लूटपाट मचाता था, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों में जब वह बगदाद को लूटा, खुरासान को लूटा, तो यह नारा जो थे बेकार हो जाते थे। और एक चीज़ और याद रखना है, यह अमीन उद्दौला और अमीन उल मिल्ला, इसने 2 उपाधियां प्राप्त की थी खलीफा से। किससे प्राप्त किया था? खलीफा से। चलिए, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के संदर्भ में मुख्य परीक्षा में क्या क्या आ सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आक्रमण का कारण आ सकता है उस समय क्या भारत की स्थिति थी, और महमूद के आक्रमण का प्रसार और उसका प्रभाव, है ना। आप लोग एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए या आंतरिक संघर्ष भी होते हैं, उसके मूल में कहीं न कहीं से आर्थिक तत्व होते हैं। इसे भले ही धार्मिक, जातीय या अन्य रंग दे दिया जाता हो। अब देखते हैं कि भारत में जब महमूद गजनवी अटैक करता था तो जिहाद का नारा देता था, लेकिन अभी मैंने बताया जिस तरीके से सोमनाथ को लूटा था उसने, खुरासान और बगदाद जैसे मुस्लिम क्षेत्रों को भी लूटा था उसी क्रूरता के साथ, लेकिन वहाँ जिहाद का नारा नहीं दिया जाता था। लूटा क्यों था? आर्थिक कारण से। क्या आप कभी सुने हैं गोंडवाना या अन्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसी भी शक्ति का, है ना, गजनवी का ही नहीं बात किया जा रहा है, चाहे देशी शक्ति हो या विदेशी शक्ति हो, कभी अटैक हुआ है? नहीं हुआ है। गजनी के आक्रमण, गजनवी के आक्रमण के क्या क्या कारण थे उसको जो है आप इस रूप में भी दिखा सकते हैं, समझ गए ना। यानी कि जैसे एक सन डायग्राम बना दीजिए, एक सन डायग्राम बना सकते हैं, धन लूटना, यश, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम, है ना। तो यहाँ पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर एक विवाद होता है कि आखिर क्यों तोड़ दिया जाता था, जब धन लूट ही लेता था तो क्या जरूरत थी मंदिरों को तोड़ने की। तो इसमें भी आपको क्लियरली लिखना है कारण के विवाद पर जब आप विश्लेषण करेंगे कि उससे एक तो जोश प्राप्त होता था, सैनिकों को धार्मिक उन्माद उत्पन्न होते थे जो उसके विजय में सहायक होते थे, है ना। उनको यह फील कराया जाता था कि आप जो है सिर्फ धन लूटने नहीं आए हैं, धार्मिक कार्य भी करने आए हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी आए हैं। तो थोड़ा सा जब कोई भी अशिक्षित होता है तो धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है ना, और ख़ास करके नकारात्मक चीज़ों पर जल्दी ही विश्वास कर लेता है। तो ये समस्या फिर देखी गई जिससे जोश आते थे, सिंपल सा बात है।
तो यहाँ पर हर चीज़ को आपको काट देना है और लास्ट में यही सिद्ध करना है कि आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण थे। चलिए आगे देखते हैं। आखिर मंदिरों पर क्यों अटैक होता था? तो बैंक की तरह प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान में भी, है ना, मंदिरों में काफ़ी धन रखा जाता है। साउथ के मंदिरों की कहानी आप तो सुने ही होंगे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर धन दौलत है। तो उस समय भी था, अब तो बैंक वगैरह भी हो गया है। उस समय तो बैंक के रूप में भी मंदिर वर्क करते थे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो कुछ इतिहासकारों का ही देना है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट आपको नहीं भरना है कि इसका हरकत जो था गजनवी का वास्तव में इस्लामी नहीं गैर इस्लामी था। प्रोफेसर इरफान हबीब की आप जो उन्होंने कहा है अपने अलग अलग पुस्तकों में, उसे आप दे सकते हैं। इसका अर्थ नहीं कि किसी भी इतिहासकार का दे दीजिए। जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, एक या दो, बहुत आवश्यकता पड़ने पर आप जरूर दें, अन्यथा मत दें। अब आइए आगे। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय में कौन सी स्थिति थी, है ना? देखिए, स्थिति का जो अर्थ होता है केवल राजनीतिक नहीं होता है, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी स्थिति होता है। लेकिन जब राजनीतिक स्थिति आप दिखाएंगे तो एक मैप आपको बना देना है। यहाँ मालवा था, यहाँ पाल, यहाँ राष्ट्रकूट, यहाँ कल्याणी का चालुक्य, समझे ना? ये एक शक्तिशाली था आपका प्रतिहार वंश कन्नौज वाला, मुल्तान, हिंदू शाही। तो ये सब आपको दे देना होगा। गजनवी के आक्रमण के संदर्भ के समय क्या सिचुएशन था। यहीं पर हिंदू शाही था तो इसका अफगानिस्तान से आया था, तो सबसे पहले इसके साथ संघर्ष हुआ। सामाजिक स्थिति देखिए नॉर्मल होता है, चारों वर्ण हो गया, ये सब प्रॉब्लम शुरू से रहा। एक अंत्यज नया आया है तो इसको थोड़ा स्पेशल केयर कर लेना है। अल बरूनी ने क्या कहा था, इसको स्पेशल केयर कर लेना है। बुक में देखिए बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन यहाँ तो आपके पास समय लिमिट है, वर्ड लिमिट है। इसका ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख दीजिएगा तो ज्ञानी बन जाइएगा। यहाँ सामान्य अध्ययन है, हमेशा याद रखिएगा, विशिष्ट अध्ययन नहीं है। वैश्य और शूद्र के बारे में लिख सकते हैं, कुछ महिलाओं के बारे में लिख सकते हैं। यही सब मिला जुला करके जो है आपका सामाजिक सिचुएशन को बताएगा। धार्मिक स्थिति निश्चित रूप से नाजुक हो चुकी थी। जो प्रमुख धर्म थे भारत के उस समय, हिंदू और बौद्ध धर्म, दोनों में अनाचार फैल चुका था। मठ मंदिर भोग विलास के अड्डे बने हुए थे। विक्रमशिला में भी एक शराब का बोतल मिलता है, समझे ना? इसलिए अनाचार की श्रेणी में उसे रखा गया और उस बच्चे को या उस छात्र को निकाला नहीं गया, बल्कि बैठक किया गया, इसने गलत किया है या नहीं। तो यह भी अनाचार के श्रेणी में था कि न सिर्फ एक वर्ग पर बल्कि सभी वर्गों में यह समस्या देखने को मिल रही थी। यहाँ पर देखिए, समाज और धर्म का जो पतन हो रहा था, या अर्थव्यवस्था तो ठीक ठाक था, वही तो आकर्षित किया अटैक करने के लिए। तो समाज और धर्म में जो पतन हो रहा था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से संस्कृति पर भी पड़ा, साहित्य पर पड़ा। तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ आप बोल सकते हैं कि थोड़ी अश्लीलता आई। जैसे खजुराहो का मंदिर बना और नागर के शैली के बने हुए अन्य मंदिरों को भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका साहित्य में भी कुछ एक तरह से बोल सकते हैं पतन का शिकार इस काल में हो चुका था। सैन्य स्थिति वही परंपरागत, समझ गए ना? और जो भारत का उत्तर पश्चिम सीमा था, ये सेक्शन जो था, समझ गए ना? ये सेक्शन उत्तर पश्चिम सीमा का सेक्शन, इसको असुरक्षित छोड़ रखा था भारतीय राजपूत राजाओं ने, है ना? देखिए, इस समस्या जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान भी आया। इधर से अटैक ऐसा नहीं था कि बंद हो गया। मंगोलों का अटैक हुआ, जो आपके सिलेबस में टॉपिक भी है। तो ये सेक्शन को उन्होंने सुरक्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन जो पहले के राजा थे उन्होंने इस सेक्शन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य दृष्टि से दुर्बल था। समझ रहे हैं ना? यानी कि पैसा तो है लेकिन बाकी चीज़ नहीं है, तो ऐसे संपत्ति पर लोगों की नज़र लग जाती है। यही परिणाम, इसी का परिणाम था कि नॉर्थ
वेस्ट से अनेक अटैक्स होने लगे थे जो कि लंबे समय तक चलता रहा। आज भी वहाँ खतरा बना हुआ है ना, वहाँ से आतंकवाद का प्रवेश होता है। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना, लेकिन कश्मीर में जो आतंकवाद का मूल है वो कहीं ना कहीं से भारतीय नीति निर्माताओं के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा पाकिस्तान पर आरोप लगाया जाता है और इसके कई साक्ष्य भी मिलते रहते हैं अक्सर। यहाँ पर अल बरूनी के प्रसिद्ध कथन को आप दे सकते हैं सामाजिक सेक्शन में। हिंदू नहीं चाहते कि अपवित्र वस्तु को पुनः अपनाया जाए। हिंदुओं का यह विचार है कि हमारे जैसा देश, राष्ट्र, धर्म, राजा, विज्ञान संसार में कहीं नहीं है। इससे ये कुएं के मेढक बन करके रह गए, इनका विस्तार नहीं हो पाया। घोड़ों के नस्ल में सुधार हो रहे थे, विज्ञान में विकास हो रहे थे। वह भारत जो विज्ञान में अत्यंत विकसित हो चुका था गुप्त काल तक, और 10वीं 11वीं सदी में स्थिति काफ़ी खराब हो गई। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे आते हैं। महमूद के आक्रमण, कुल 17 आक्रमण माने जाते हैं। इन सारे आक्रमणों का एक सामान्य विवरण जो है आपको प्रस्तुत करना है। समझ गए ना। यहाँ बीच में जहाँ आवश्यकता पड़े मैप बनाना है। मैप इसलिए बनाया गया है कि हिंदू शाही राजवंश जब सेकेंड राउंड का अटैक होता है, पहले तो हिंदू शाही को हराया गजनबी, फिर मुल्तान को हराया। मुल्तान को उसने अपनी सीमा में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। विलय जब कर लिया तो हिंदू शाही राजवंश को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर से अटैक का खतरा लगने लगा। यही कारण था कि हिंदू शाही राजवंश के द्वारा गजनी पर अटैक किया गया। उसी को समझाने का प्रयास किया गया। समझ गए ना। लेकिन पहली बार भी जयपाल हारा था, दूसरी बार आनंदपाल हारा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको विवरण देना है, एक हिंदू शाही का, दूसरा विद्याधर का जिसे गंड भी कहा जाता था, चंदेल राजा, तीसरा सोमनाथ आक्रमण। इन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब इस सेक्शन पर हिंदू शाही राजवंश के राजा के द्वारा इधर से सपोर्ट लिया गया था अन्य हिंदू राजाओं के द्वारा, है ना, सारे राजाओं के द्वारा इधर से सपोर्ट, फिर भी यह पराजित रहे थे। लेकिन जब हिंदू शाही राजवंश का पतन हुआ तब भारत का एक सुरक्षा दीवार का पतन हो गया। उसके बाद गजनबी को रोकने वाला कोई नहीं था और रेगुलर जो है भारत के अलग अलग राज्यों पर अटैक करता हुआ लगभग निर्विरोध, समझ लीजिए, तो वह विजय करता था, फिर चला जाता था। इसी में गंड यानी कि विद्याधर जो चंदेल का था, उसने हिंदू राजाओं सामंतों की एक गठबंधन बनाई थी और वह लड़ा भी, प्रयास किया, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण मजबूत स्थिति होते हुए भी उसे भागना पड़ा, जिस पर गजनबी को भी आश्चर्य हुआ था आखिर यह भागा क्यों, है ना। जबकि वह डरा हुआ था कि इस बार तो लगता है पराजय मिलेगा। लेकिन फिर भी कलिंजर के किले में जब वो छुपा हुआ था तो यह गया और वहाँ पर संधि करके उसको 15 नए किले दिए, मित्रता की संधि कर ली। इसका कारण संभवतः ये रहा था कि गजनबी को फिर सोमनाथ पर अटैक करना था और वह नहीं चाहता था कि विद्याधर जो था उसके वर्क में बाधक बन सके। यहाँ सोमनाथ देख रहे हैं, और जितने राज्यों पर अटैक किया था उसको आप मैप में दिखा सकते हैं। पूरे चारों ओर जिससे जो है फ्रेश होना चाहिए मैप, ताकि लेवलिंग आप आराम से कर सकें। नेक्स्ट देखिए, 1014 में थानेश्वर और 1058 सब जो विजय थे, इसका जानकारी आपको देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। समझ गए ना। अब जो है आगे विद्याधर वाला सेक्शन है जो अभी मैंने जस्ट बताया। सोमनाथ अटैक को थोड़ा अच्छा से विवरण दे दीजिएगा। यहाँ शिव मंदिर का ये मंदिर है, ये मंदिर जो है शिव से, भगवान से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। भीमदेव यहाँ का उस समय शासक था, यह भी इम्पोर्टेंट है। जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर गजनबी जा रहा था, जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर गजनबी जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने तंग किया था, इसलिए इसका जो अंतिम अटैक हुआ वह जाटों पर हुआ, समझे ना।
जाट पर 1027 ईस्वी में इसका अटैक हुआ। इसको आपको याद रखना है। क्यों अटैक हुआ, तो उसका संबंध भी सोमनाथ से था। अब आइए क्या प्रभाव पड़ा। तो नायक और खलनायक वाला एक दे दीजिएगा। वहाँ के लिए नायक था गजनी के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, लेकिन भारत के लिए खलनायक था। क्यों खलनायक था, यहाँ पर आपको सारा विवरण इन पॉइंट्स से आपको ले लेने हैं। राजनीतिक प्रभाव, तो दुर्बलता प्रकट हुआ और उत्तर पश्चिम भाग महमूद के नियंत्रण में, विदेशी सत्ता के नियंत्रण में आया। सिंध के बाद जो है मुल्तान हिंदुशाही का क्षेत्र पहली बार विदेशी सत्ता के नियंत्रण में आ गया। हिंदू शासकों में मुस्लिम शक्ति के प्रति भय उत्पन्न हुआ, जो अंततः भारत में गौरी के द्वारा मुस्लिम सत्ता में स्थापना के साथ सत्य सिद्ध हुआ। इस तरीके से लिख सकते हैं। आर्थिक प्रभाव, तो लूटपाट को आपको स्पष्ट करना है। स्वर्ण को किस तरीके से लूटा गया। कलाकृतियों की क्षति, बड़े बड़े मंदिरों को उसने नष्ट कर दिया था, जिसमें सोमनाथ भी था, है ना, और शहरों को भी उसने नष्ट कर दिया था। अल बरूनी, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसके यात्रा वृत्तांत का। इतिहास लेखन को अलग दिशा प्रदान की। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद, तहरीक हिंद में जो जानकारी दी गई है वो आज भी भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। इसने थोड़ी सी ईमानदारी दिखाई थी लिखने में, ऐसी बात नहीं है। गजनवी के आक्रमण को भी क्रूर बताया था इसने अपने लेखन में। शैक्षणिक केंद्रों के विघटन को भी इसने क्लियर किया था, कहीं से गलत नहीं था। ठीक है, तो कुछ कुछ जो विवरण है वो सब आप ले सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी वर्ण व्यवस्था, हिंदू से मुस्लिम बनने और पुनः हिंदू बनना संभव नहीं था, बहुत कठिन था। एक बार मुस्लिम बन गया तो फिर से उसे वापस नहीं लिया जाता था। सती जौहर इत्यादि की जानकारी दी गई है। तो वही पढ़ना था आपको इसमें। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इस सेक्शन से आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने फैक्ट्स को डाल दिया है, पहले थोड़ा फैक्ट्स को डाल दिया है। वही फैक्ट हैं जो पहले वाले में थे। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गजनवी का आक्रमण को याद आपको रखना है ना। एक तालिका अच्छा सा बना लीजिएगा, उसके अनुसार आपको याद रखना है। कैसे बनाना है आगे बताता हूँ। तो इसका सूत्र मैंने बना दिया है। पेशावर मेल बना था, मथुरा का काल सो जा। पेशावर से पेशावर हो गया, मेल से मुल्तान हो गया, बना से हो गया वहिंद नागरकोट 1009 में, था से थानेश्वर, मथुरा से मथुरा, और का काल कालिंजर सोमनाथ जाट। कुछ इंपॉर्टेंट का इससे आपको याद हो जाएगा, उस समय नहीं लगेगा एग्जाम हॉल में। ये भी वही टेक्निक है। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, यहाँ से क्या क्या करने हैं। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के मूल में आर्थिक तत्व शामिल थे। इस कथन का परीक्षण करें। समझ गए ना, क्या करना है, परीक्षण। 400 वर्ड। शब्द सीमा का 10% अप डाउन आप कर सकते हैं, लेकिन करीब करीब रहने का प्रयास करें। तो आर्थिक तत्व थे या नहीं थे, उस पर पहले तो आपको भूमिका लिखनी है। इस संदर्भ में पर्याप्त मतभेद हैं कि भारत पर गजनवी के आक्रमण के मूल कारण क्या थे। लेकिन यह भी प्रश्न उठता है कि अगर भारत और उसके मंदिर समृद्ध नहीं रहते तो क्या गजनवी भारत पर आक्रमण करता? शायद नहीं। इस तरीके से भी जो है आप भूमिका लिख सकते हैं। उसके अलावा जो मेन बॉडी आएगा आपका, है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है, सभी कारणों को उल्लेखित करते हुए सिद्ध करना है कि आर्थिक तत्व जो था ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। समझ गए ना, उसको परीक्षण करना है एक तरह से आपके द्वारा कि कैसे आर्थिक तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आप लिखते हैं और फर्स्ट राउंड में शब्द सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से एक बार तुरंत फिर ट्राई कीजिए, जिसमें डायग्राम, स्ट्रक्चर इत्यादि होना चाहिए, है ना। और जब निष्कर्ष लास्ट में आप पहुंचेंगे तो मेरे विचार से जो परीक्षण हो रहा, मेरे विचार से किसी भी ऐतिहासिक घटना के मूल में आर्थिक तत्व
होते हैं। मूल में आर्थिक तत्व होते हैं और प्रश्न में प्रदान किए गए कथन पूरी तरह से सही हैं, लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि इन आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य तत्वों का प्रयोग किया गया था, जैसे धार्मिक रंग वगैरह दे दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर देखिए, जो प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक शक्तियों की दुर्बलता को स्पष्ट किया, इसका विवेचना करें। 400 वर्ड्स, 20 मार्क्स। देखिए ये विवेचना वाला प्रश्न थोड़ा इजी होता है, आप सिंपली लिख सकते हैं। भूमिका, निष्कर्ष, मेन बॉडी सब सिंपल होता है ना। तो 2 नंबर जो प्रश्न है ये पूरी तरह से विवेचना का है, राजनीतिक शक्तियों को दुर्बलता। तो कैसे हारे, सारे राजनीतिक शक्तियां कैसे हार गई थी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका भूमिका जो है, त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो है कमज़ोर हो चुका था, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बाद, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जो बाद में राजपूत राज्य बने नए नए, वो भी आपसी संघर्ष के शिकार थे। तो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी ही, तो राजनीति तक ही आपको भूमिका रखना है। मंदिर वगैरह यहाँ पर लिखने का नहीं ज़रूरत है विशेष। मेन पार्ट हिंदू शाही गजनबी का इसमें कर दीजिए, विद्याधर के साथ कर दीजिए, है ना। भीम किस तरीके से भाग गया था अनहिलवाड़ा से, उसके बारे में लिख दीजिए सोमनाथ सेक्शन में। और बाकी को आप एक तालिका बना करके, सूत्र मैंने बता दिया है, लिख सकते हैं, है ना। ईयर, क्रम, स्थान, कहाँ अटैक किया, राजा अगर किसी का पता है लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सारा लिखना है। और कुछ महत्वपूर्ण घटना लगता है तो यहाँ लिख दीजिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए दोबारा। क्लियर। लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख दीजिए। भारतीय शक्तियाँ मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से सबक नहीं सीख पाए, इस कारण गजनबी के समक्ष हुए अधिकांश अफसरों पर नतमस्तक हो गए। इस दुर्बलता को समाप्त कर इस आक्रमण के बाद भी अगर कर पाते तो शायद मोहम्मद गौरी इतनी सरलता से सफलता उसे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि 150 साल बाद जो अटैक हुआ 1175 के आसपास, तो फिर हारा भारत, है ना। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या था प्रश्न, पहले उसको देख लीजिए, दिमाग से निकल गया होगा। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण और प्रभावों का विवरण दें। लॉन्ग क्वेश्चन ये है, विवरण दें मीन सिंपल 700 से 750 शब्द में इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो ये समृद्ध प्रदेश था, आंतरिक स्थिति सुदृढ़ होने और हिंदू शाही वंश के विरुद्ध प्रारंभिक सफलता ने भारत के विजय के प्रति उसकी महत्वाकांक्षा को अग्रसारित किया। देखिए भूमिका जो है बहुत समस्या हो जाता है लिखना, भूमिका और निष्कर्ष, इसलिए इसका स्पेशली आपको प्रैक्टिस करना है। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंजिंग भूमिका लिखने का तरीका आता है, लेकिन मूल जो है सबका एक ही होता है, जो प्रश्न में ही भूमिका छुपा रहता है। और निष्कर्ष जो होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, और टॉपिक से रिलेटेड कुछ परिणाम, उद्देश्य, परिणाम वगैरह जो है उसमें शामिल 1-2 लाइन कर सकते हैं, वहीं से मिल जाता है आपके उत्तर से ही। अब बॉडी पार्ट जो इसका होगा, है ना, तो यहाँ पर आपको करना होगा थोड़ा सा डायग्राम और स्ट्रक्चर का प्रयोग, क्योंकि कारण और प्रभाव दोनों लिखना है। क्लियर। दोनों जब लिख देंगे कारण और प्रभाव, उसके बाद प्रभाव में एक चीज़ लिखिएगा जरूर से, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीयों पर गजनबी के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा तो नकारात्मक है, लेकिन एक अच्छा लाइन है, क्योंकि लगभग 150 वर्षों के बाद जब गौरी का आक्रमण भारत पर हुआ, तो थोड़े बहुत संघर्ष के बाद फिर से भारतीय पराजय के मुंह देखने को विवश हुए। बहुत तरीका से लिखा जा सकता है, और ये निष्कर्ष है, स्पष्ट है कि भारत पर गजनवी के आक्रमण के अनेक कारण थे, परंतु इन सभी के मूल में आर्थिक तत्व थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, है ना। कहीं से भी पॉइंट्स ले लीजिए, जो भी आपको जानकारी है फिनिशिंग देने के लिए। भारतीय पर आक्रमण का प्रभाव न करा पर भारतीय सबक नहीं सीख सके। तो ये थे आज के प्रश्न और गजनवी से संबंधित जो टॉपिक थे, जो मेंबर्स को दिए गए हैं। आप लोगों को भी मैं उपलब्ध कराने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। थोड़ी सी समय की कमी हो जा रही है, इस कारण तुरंत उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ।
आप लोग चैनल से जुड़े रहें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और जो भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। और पर्सनल गाइडेंस के तहत प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। जिस तरीके से कई कैंडिडेट्स के 250, 260, 300 तक भी मार्क्स आए हैं एक कैंडिडेट के, तो आपके भी आ सकते हैं। बहुत समय नहीं है एग्ज़ाम में, केयरलेस होकर के नहीं चलना है। अभी से तैयारी करेंगे तब अच्छे मार्क्स आएंगे। जब भी एग्ज़ाम अगले हों, नेक्स्ट ईयर होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। और जैसे CGL के भी क्लासेस चल रहे हैं और उसकी प्रकृति जो है केवल टेस्ट की है, हालांकि कुछ नोट्स भी दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं टेस्ट ले रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेकर परफेक्ट बनाया जाए। और JPSC मेंस के क्लासेस तो फास्ट चल ही रहे हैं। जिनको पर्सनल मेरे गाइडेंस के तहत मेंस की तैयारी करनी है तो मुझे कांटेक्ट करें या मैसेज करें 9661163344 पर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।